राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में सियासी शोर चुनाव आयोग की बैठकों से बहुत पहले से ही तेज है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी या सियासी दल भी चुनाव के लिए कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है। मजबूत चेहरों की तलाश में तमाम पार्टियां, ऐसे में सियासी दल टिकटों को लेकर अभी से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी की नजर सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर है। इसके लिए बकायदा प्रदेश भर से आवेदन मांगे गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस में टिकट के दावों की सिफारिश नहीं, बल्कि मजबूती उसके लिए साबित करनी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दावा है कि कांग्रेस के टिकट के लिए हरियाणा में मारा मारी मची है, बल्कि दूसरे दलों का टिकट लेने के लोग तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दावा किया है कि इस बार पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगी। इसके साथ साथ अन्य दल भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है, बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसी बीच में पार्टियों ने अब सर फूंक फूंक कर कदम सिर्फ रखना शुरू कर दिया, बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच समझकर वितरण किया जाएगा। कौन पहले टिकट का आवंटन करेगा, पहले टिकट किस पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी, इस पर भी तमाम पार्टियों की निगाह है, क्योंकि फिर उनका जो कैंडिडेट होगा वो उसके कद्दावर हो सकता है। उससे इतर अगर कोई कैंडिडेट निर्दलीय उतरता है तो उसकी वजह से नुकसान क्या हो सकता है, यह सब कुछ जांच के दायरे में होगा और पार्टियां इसी की तैयारी लगातार कर रही हैं। सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, जो लोगों के बीच में होता है उसका सर्वे में नाम आता है। दूसरा जो है संगठन में बाकी के गुट हैं उसमें भी उसकी स्वीकृति चाहिए, पॉलिटिकल स्वीकृति चाहिए, छवि ठीक ठाक चाहिए। तो ये 4-5 जो जिन बंदे में होते हमारा आज तक का अनुभव कहता है कि दे आर ऑलवेज द विनिंग हॉर्सेस। आप देख रहे हैं कि ये लोगों का उत्साह बता रहा है, ये जोश बता रहा है। जहां कुछ पार्टियों की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, यहाँ पर मारामारी चल रही है। लगभग 2500 आवेदन लगभग पूरे होने वाले हैं, अभी 10 तारीख तक है, तो 2500 से कम आवेदन नहीं रहेंगे। तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों में कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए कितनी मारामारी चल रही है और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा चल रही है। लोग मन बना चुके हैं, जिस पर कांग्रेस टिकट होगी वो जीतेगा। कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हो, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये जरूरी नहीं। एक एक हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, दोनों बाप बेटा। आप कोई पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले, और तू ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूंगा। आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। मेरी समझ में इस बार हर पार्टी कैंडिडेटों के बारे में ये जरूर सोचेगी कि जो कैंडिडेट जिताऊ हैं उनको टिकट दें। और मैं 1-2 आदमी की बात सुनता था, लोग बदलाव भी कई जगह बहुत जरूर चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कई बार, और नए की तरफ इसलिए बढ़ते हैं कि नया शायद अच्छा काम कर सके। इसलिए मैं तो खासकर बहादुरगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। बहादुरगढ़ में टिकट अगर इस अनिल को मिलती है तो ये 100% जीतती है। टिकट देना ना देना वो तो बीजेपी के नेताओं का काम है, लेकिन ठीक कैंडिडेटों को लेके आओगे तो हमारी सरकार दोबारा बनेगी। बस, धन्यवाद।
बहरहाल तो चुनावी दौर में प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, पार्टियों के अंदर भी कई तरह की बयानबाजी है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट करके कहते हैं कि जो नए लोग हैं, जो गरीब तबके से जुड़े लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान है कि जिताऊ और टिकाऊ, यानी सिर्फ जीतने वाले नहीं बल्कि जीतकर पार्टी में टिकने वाले लोगों को हम टिकट देंगे। दूसरी तरफ अभय चौटाला का कहना है, तंज कसते हुए, कि कांग्रेस की तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कोई भी व्यक्ति चला जाता है, उसके कंधे पर वो हाथ रख देते हैं और कहते हैं पार्टी ज्वाइन कर लो, टिकट का दावेदार मैं बना दूंगा। बाद में ना तो दावेदारी मिलती है और ना ही कोई कद रहता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी इस वक्त बीजेपी ना सिर्फ अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है, बल्कि उसके लिए बीजेपी भी अपने संगठन के साथ मिलकर सर्वे करा रही, कांग्रेस भी अपने सर्वे के आधार पर आगे बढ़ रही है। और इस बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दावा है जिताऊ और टिकाऊ, उसी आधार पर एक चर्चा यह भी शुरू हो गई कि क्या निर्दलीय इस बार गेम बिगाड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका। अजय चौधरी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अजय आपका। ओंकार सिंह साहब नीलो की तरफ से, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। वेद प्रकाश विद्रोही साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला ने जो बात कही, वो बात आला कमान ने कही है, यानी राहुल गांधी ने कही है, खड़गे साहब ने कही है कि नए लोगों को, मेहनतकश लोगों को और साथ में गरीब तबके के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम जिताऊ और टिकाऊ लोगों को देंगे टिकट। अब उसमें एक और बयान है कि चले हुए कारतूस बार बार नहीं चलते, कारतूस तो एक बार चलने के बाद फिर दोबारा कभी चलता ही नहीं है। तो बयानों के इस दौर में क्या आप लोगों की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़ी रणनीति के साथ अपने कैंडिडेट को लेकर मैदान में उतरी थी और उसका फायदा भी मिला था। अतुल जी, आपको, भाई ओंकार जी को, भाई अजय जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। यदि आप सभी नेताओं के बयानों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक ही ध्वनि निकलती है कि वह ऐसा कैंडिडेट हो, मजबूत हो, जिताऊ हो, टिकाऊ हो या पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध सिद्धांती हो। एक ही बात है, टिकाऊ कौन होगा? जो पार्टी के प्रति लॉयल होगा। जो पार्टी के प्रति लॉयल ही नहीं होगा वो टिकाऊ नहीं हो सकता। और चला हुआ कारतूस को नहीं मिलनी चाहिए, वो बात सही है। चला हुआ कारतूस है, वो जिताऊ कैसे होगा? तो अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सभी नेता एक ही बात अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बोली में कह रहे हैं और कांग्रेस यही कर रही है। लगभग 2500 लोगों ने आवेदन दिया है। इनमें अधिकांश हम 2000 से ज्यादा कैंडिडेटों के इंटरव्यू ले चुके हैं। 3 स्तर पर इंटरव्यू है। ये स्टेट लेवल का है। उनकी इंटरव्यू लेकर उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं, उनसे ये भी पूछा जाता है कि भाई आपके बाद आपकी नजरों में कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार और है आपके अलावा, ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि भाई आपको कौन कौन से जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं उनमें कौन आपको समर्थन करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो सारी बातें जो आवश्यक होती हैं वो पूछी जा रही हैं। उसके अलावा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे ऑब्जर्वर पार्टी के काम कर रहे हैं। 3 तरह के हैं। एक तो हल्के का इंचार्ज है, एक हल्के का ऑब्जर्वर है जो केवल पट्टी को बाहर का है और इंचार्ज स्टेट का है, और एक है जिला का ऑब्जर्वर, वो भी बाहर का है। तीनों लोग जाकर जितने भी कैंडिडेट हैं हल्का स्तर पर उनके यहां जाकर उनके कार्यालयों में जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनके समर्थकों के साथ बैठक कर किसकी कितनी ताकत है इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और वो सारी रिपोर्ट पार्टी के पास पहुंच रही है। अब इन तीनों तरह की रिपोर्टों को कंपाइल करने के बाद हम तय करेंगे कि भाई कौन उम्मीदवार हमारा मजबूत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कांग्रेस ने कहा है कि भाई कमजोर तबके को टिकट देनी चाहिए, युवाओं को देनी चाहिए। अब हमने लोकसभा चुनाव में युवाओं को टिकट दी, युवाओं को टिकट हमने दी और साबित किया कि भाई पार्टी, चाहे लोग जिसको कमजोर बता रहे थे बुद्धि राजा को करनाल से, पर हमने युवा को टिकट दी। हमने अति पिछड़े वर्ग के राज बब्बर को टिकट दी, हमने पिछड़े वर्ग के दान सिंह को टिकट दी। तो जब हम 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अति पिछड़ा वर्ग और भैया युवाओं को टिकट देने में हमने प्राथमिकता दी है, तो स्वाभाविक है
तो हमारे 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम जब टिकटों का वितरण करेंगे उसमें कमजोर तबके को टिकट निश्चित रूप से देंगे, युवाओं को टिकट नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हर एक वर्ग को आप लोग टिकट देंगे, लेकिन वो जिताऊ और टिकाऊ होना चाहिए, बस कंडीशन इतना ही है। ओंकार सिंह साहब, विद्रोही साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे सारे नेताओं का बयान कमोबेश एक जैसा ही है। आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, कांग्रेस कह रही है आपके यहां क्या लाइन लगी है क्या? देखिए अतुल जी, मैंने अपने भाई की बात बड़े इन्होंने इनकी एक बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला हमने अति पिछड़ा वर्ग से राज बब्बर को टिकट दी। अगर वो पिछड़े हैं तो फिर पिछड़े कौन है और अगड़े कौन है ये तो परमात्मा ही जानता है, देश की जनता जानती है। ये कांग्रेस पार्टी है, हाथी के दांत तक नहीं, फिर आपको जानकारी नहीं है सर। एक सेकंड आप अपने तथ्य ठीक कर ले। राज बब्बर सर अपनी बारी में बोल लेना, आपके तथ्य साबित कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा। अपनी बारी में बोल रहा हूं, मैं आपको बात नहीं काट, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं आपका तथ्य बता रहा हूं। वो पुनार जाति से संबंधित रखते हैं जो अति पिछड़े वर्ग में हरियाणा में आती है। तो क्रीमी लेयर में आ गए ना फिर सर। फिर तो विद्रोही साहब ओंकार सिंह साहब आपसे बस इतना इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर राज बब्बर भी अभी तक अति पिछड़े हैं तो फिर अति पिछड़े का पैमाना क्या है, इस पर विचार होना चाहिए इस देश में। बहरहाल ओंकार जी अपनी बात पूरी करें। इसका मतलब यह है कि यदि देवीलाल परिवार जो सबसे बड़ा जमींदार है, अगर वो भी किसान है तो फिर कोई किसान है ही नहीं। अब किसान को अति पिछड़े से कहां जोड़ दिया? किसान किसान होता है, वो पिछड़ा और अगड़ा नहीं होता है, किसान किसान होता है। ऐसे ही देखिए जो तर्क होते हैं ना वो पलट जाते हैं। इसी संविधान में जो बातें रखी गई है ना कि क्या क्रीमी लेयर है, कौन कब तक रहेगा पिछड़ा, कौन है अगड़ा और अगड़ा कब हो जाएगा पिछड़ा, उसके आकलन पर अपना आकलन आप लोग कर लेते हैं। बहरहाल मैं उस विषय पर नहीं जाता हूं। आपने राज बब्बर को टिकट दिया, ये आपका अधिकार था, उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ओंकार जी अपनी बात पूरी करें। कर लेंगे, आप भी अपना तथ्य सही कर। संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, वो आप लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं ना। संविधान के प्रावधान भी तो आपके अपने हिसाब से हो जाते हैं। कभी संविधान खतरे में हो जाता है, कभी बच जाता है, कभी उसकी हत्या हो जाती है। अब हमें तो नहीं दिखता है कि उसकी हत्या हुई है कि नहीं हुई है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। बहरहाल हम टिकट के बंटवारे पर आते हैं। टिकट के बंटवारे का जितना अधिकार ओंकार सिंह की पार्टी को है उतना ही अधिकार विद्रोही साहब की पार्टी को है, और अपनी पार्टी के रणनीति के हिसाब से आप लोग टिकट बांटते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चर्चा जरूर हो सकती है। ओंकार जी अतुल जी मुझे बात पूरी करने दो। मेरा भाई अतुल जी, मेरा भाई वेद प्रकाश विद्रोही मेरे से बहुत सीनियर है। ये मेरी बात का बुरा मान के मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर राज बब्बर अति पिछड़े हैं तो अगड़े कौन है ये तो परमात्मा जानता है, देश की जनता जानती है। हाँ, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? आज कांग्रेस के प्रत्येक हल्के में, यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रत्येक हल्के में 15-15, 20-20 कैंडिडेट है। एक हल्के में जब एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी ना, वो सारे जो बकाया 19 कैंडिडेट होंगे, 18 कैंडिडेट होंगे, वो एक की टांगे ऐसी खींचेंगे कि टांगे चौड़ी कर देंगे, वो जीतने वाले में नहीं आएंगे। आज जो कह रहे हैं ना कांग्रेस आई पड़ी है, वो कांग्रेस गई पड़ी है। कांग्रेस को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। प्रत्येक हल्के में कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही बैठे हैं। हाँ, अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो लोग हैं जो पप्पू बेटे के पास जाते हैं, नया बंदा जाता है या पुराना जाता है। अब अंबाला की बात ले लीजिए, चित्रा और निर्मल सिंह दोनों गए, दोनों को कह दिया 2-2 टिकटें मिलेंगी तुम्हारे को, और जो भी व्यक्ति जाता है उसको ये कह दिया जाता है कि तू ज्वाइन कर ले, तेरे को टिकट मिलेगी। अब जब टिकट नहीं मिलेगी तो उसको सिर्फ इतनी सी बात कह दी जाएगी कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, सब कुछ हाईकमान के हाथ में था। जो लोग निराश होंगे, जो लोग टिकट के चाहवान है, वही लोग कांग्रेस का बंटाधार कर देंगे, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। आज प्रदेश में अगर देखा जाए, बीजेपी से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है, और बीजेपी को पोर्टेबल बिठाने के हुए चुनाव का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस अपनी गुटबाजी के कारण ही खत्म हो जाएगी। एकमात्र विकल्प बचता है, इनेलो बसपा गठबंधन। 2019 में सरकार बनती है हमारी, लेकिन कुछ गद्दार लोग हमारे में आगे थे जिन्होंने हमें धोखा देकर, उन लोगों की वजह से हमारा बंटाधार हुआ। हमारी मात्र एक सीट रहेगी, लेकिन हमने हौसला तो नहीं छोड़ा। चौधरी
उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को और मजबूत किया, पैदल पद यात्रा की और हर घर तक अपनी पहुंच बनाई। उन सबसे विचार विमर्श करके हमने घोषणाएं की, 7500 रुपये महीना पेंशन की, 1 गैस सिलेंडर फ्री, 1100 रुपये महीना महिला को, हर घर रोजगार। ठीक है ओंकार सिंह साहब, घोषणाओं पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। घोषणाएं आप लोग का अपना विषय है, पार्टी का टिकट देना भी अपना विषय है। आप भी घोषणा कर रहे हैं, बीजेपी भी घोषणा कर रही है, जो कि सरकार में है, कांग्रेस भी कर रही है, जेजेपी भी कर रही है। लेकिन अजय चौधरी, सवाल इस बात का है ना कि कांग्रेस गुटबाजी से खत्म हो जाएगी, बीजेपी पोर्टल पर बैठ जाएगी और इनेलो की सरकार आ जाएगी गठबंधन वाली। आप क्या करेंगे? अतुल प्रताप जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपके चैनल पर बैठ करके या थोड़ी देर बाद में दूसरे चैनल पर किसी पर जाएंगे तो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, वो बैठ करके अपनी अपनी सरकारें बनाते हैं। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, पिछले 6 महीनों से जब लोकसभा का चुनाव था तो 10 की 10 सीटें सारी पार्टी के कैंडिडेट प्रवक्ता जिताते थे। आज जैसे ही बीजेपी वाले हैं, उन्होंने एक सिनेरियो फिट कर दिया है। वो जब भी आते हैं तो एक जुमला जैसे छोड़ रहे थे कि 10 की 10 आएंगी, अब वो कहने लगेंगे तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लोकदल के हमारे ओंकार सिंह जैसे तेज तर्रार जो प्रवक्ता है, वो बसपा गठबंधन और लोकदल की सरकार बनाते हैं, और इनको ये पता है कि बसपा पता नहीं रात के अंधेरे में किस समय साथ छोड़ करके चली जाएगी, उनको खुद भी नहीं पता चलेगा। उनका पीछे का अगर इतिहास उठा करके देखें तो इस तरह का इतिहास रहता है। जहां तक कांग्रेस की मैं बात करूं, निश्चित रूप से आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सीनियर प्रवक्ता बैठे, विद्रोही जी मेरी बात को मानेंगे, एक अनियंत्रित भीड़ का एक समूह बन चुकी है, जमावड़ा बन चुकी। और इस तरह का जमावड़ा इसलिए बन चुकी है कि जहां कांग्रेस में गुटबाजी है, वहीं अलग अलग गुट के लोग, अलग लोग पार्टी से आए हुए लोगों को, कोई रिटायर्ड ऑफिसर आ रहे हैं, उनको ज्वाइन करवा करके टिकट बांटते हैं। यहाँ की भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी अलग अलग लोगों को थपकी मारते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जहां किसी की वाइफ को थपकी मार देते हैं कि आपको लड़ाएंगे, वही हुड्डा जी उसके हस्बैंड को थपकी मार रहे हैं कि आपको लड़ाएंगे। तो इन हालात में हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही कांग्रेस में भाग मिल्खा भाग, तो पिक्चर आपने देखी होगी अतुल प्रताप जी, सब बिल्कुल वही हालात कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं। और जहां तक ओंकार सिंह ने बात की, मैं इनकी बात से सहमत नहीं। इन्होंने कहा कि 2019 में कुछ लोग गद्दारी कर करके चले गए। मैं आपके टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी जिम्मेवारी से कहते हो कि गद्दारी करके नहीं गए, बल्कि हमें धक्के मार करके पार्टी से निकाला गया। यहां तक कि अभय सिंह चौटाला जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बार बार कहा कि 250, 250, 500 लड़कों का एक समूह है जो पार्टी को खराब कर रहा है, इसलिए हम उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। चलो, ये जो नौजवान साथी थे, दुष्यंत जी थे, दिग्विजय सिंह थे, उनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जब जेल में बैठे थे, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया गया। और उसके बाद भी डॉक्टर अजय सिंह के बयान ये थे कि भाई झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी भी तुम्हारी, 19 MLA भी तुम्हारे। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता का प्यार और प्रेम मिला तो हमें हरियाणा प्रदेश की हम नई पार्टी बना करके उनका समर्थन लेंगे। तो ओंकार सिंह जी, आप इस तरह की बात नहीं कह सकते कि हम धोखा करके गए। और तीसरी बात, अतुल प्रताप जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और आज दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा प्रदेश में एक यात्रा लेकर के निकले हुए, हरियाणा मांगे हिसाब। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ 4 लाइनें मेरी लिखी हुई आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो आज इनकी यात्रा पर बिल्कुल स्टिक साबित होती है कि बर्बाद गुलिस्तां करने वाले आज गुलाब मांग रहे, बर्बाद गुलिस्तां करने वाले आज गुलाब मांग रहे हैं, चोर लुटेरे आज इंसाफ मांग रहे हैं, और जिन्होंने 10 साल तक लूटा इस हरियाणा प्रदेश को, वो आज दूसरों से हिसाब मांग रहे हैं। समूचा हरियाणा प्रदेश इसको जानता है कि 10 साल किस तरह से हरियाणा प्रदेश तो ये भी जानता है ना, हरियाणा प्रदेश तो अजय भाई ये भी जानता है। जैसा आपने कहा कि भाग मिल्खा भाग हमने देखी है कि नहीं देखी, हम सब ने देखी है। और हमने ये भी देखा है कि 75 पार का नारा देने वालों को यमुना पार करने का दावा करने वाले बाद में उन्हीं के साथ सरकार में चले जाते हैं और 4.5 साल रहते हैं। वो भी हरियाणा प्रदेश ने देखा है। बहरहाल कांग्रेस की गुटबाजी आपको भी दिखाई देती है। विद्रोही साहब इसका जवाब देंगे कि 2 पार्टियां तो कम से कम इसी भरोसे बैठी हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी होगी और उनको फायदा होगा। पंकज बेनीवाल जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर पंकज, देखिए, तीनों पार्टियां जो विपक्ष में है
वो अपने अपने तर्क दे रही हैं और अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक तो आपकी सरकार खतरे में है, मतलब अब चुनाव में जब आप जाएंगे तो फिर से सरकार में आप नहीं आएंगे, इसलिए आपने नारा बदल दिया है तीसरी बार सरकार। नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि हरियाणा की जनता के जितने सरकार जिस चीज के लिए बनाई जाती है, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, सरकार में लेकर के आए। तो पहले मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरीके की कार्यशैली के साथ काम किया है या जिस तरीके से काम हो रहे हैं, हरियाणा की जनता बिल्कुल खुश है। आज पहला ऐसा राज्य है जहां पर यह कहा जा रहा है कि आपकी फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी, आपके खेत में उगने वाला हर एक दाना एमएसपी पर लिए जाएगा। अलग तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की जा रही हैं। आज इनको लग रहा है कि जो बातें हम कह रहे थे, हम सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जितने भी काम करने चाहिए वो जनता के काम करती जा रही है। चाहे एमएसपी की बात हो, किसानों का मेन मुद्दा था कि एमएसपी पर हमारी फसलें खरीदी जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप हरियाणा के नाते आज सारी की सारी फसलों को आज एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। ऐसा एक आयोग भी बना दिया गया, ऐसा जो कैबिनेट में मीटिंग करके उसको एक कानून का रूप भी दे दिया गया। तो ऐसी चीजें 500 का सिलेंडर देने की अगर बात करें तो 500 के सिलेंडर की बात भी आज इनकी खत्म होती जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी एक गरीब के नाते, किसान के नाते, युवाओं के नाते, नारियों के नाते जितने भी काम, क्योंकि ये 4 ही जातियों को भारतीय जनता पार्टी मानती है और इन सारी जातियों के हिसाब से कि चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की अगर हम बात करें तो बिना खर्ची पर्ची के 1,42,000 नौकरियां आज तक दे चुके हैं, अभी 1.5 लाख हो गई हैं और 40-50 हजार नौकरियां और दे देंगे। कांग्रेस के राज में यही 86,000 नौकरियां थी 10 साल में, और हम जब चुनाव में होंगे तो 1,90,000 के आसपास नौकरियां, यानी कि इनसे 1 लाख ज्यादा नौकरियां अपने 10 साल के कार्यकाल में दे करके हरियाणा के युवाओं को सौगात दे चुके होंगे, और वो भी बिना खर्ची पर्ची के। तो जितने भी आज हैप्पी कार्ड की बात कर ले, 30 गज के प्लाट की बात कर ले, या गांवों के अंदर 50 या 100 गज के प्लाट की बात कर ले, तमाम जितने भी हैं वो सारे कार्य जितने भी लोगों के लिए होने चाहिए वो हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार अब लगातार कर रही है और पूर्व में मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। हमने ये काम किया है कि जो लंबी कतारें लगती थी बैंकों के अंदर, जो बुजुर्ग आज पेंशन लेने जाते थे पहले 10 साल पहले, आज उन पर फुल स्टॉप लगा करके नॉन स्टॉप हरियाणा चलाया, क्योंकि आज घर बैठे सभी के खाते के अंदर अपनी पेंशन आ जाती है। हमने उन चीजों पर फुल स्टॉप लगाया क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, जिनके लिए किसान दर दर की ठोकरें खाते थे, अपना मुआवजा लेने के लिए 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक लिया करते थे कांग्रेस की सरकार के राज में। आज उनके घर पर बैठे 15,000, 20,000, 40,000 जो भी जिसकी फसल खराबी का मुआवजा है वो सबके खाते में आज घर पे आता है। वो आज नारियों का सम्मान हो रहा है कि वो बैंकों में लाइनें लगाकर अपनी पेंशन लेती थी, खाते खुलवाने के लिए लाइन में लगी रहती थी, आज घर बैठे सारे काम उनके घर पर हो जाते हैं। इसलिए ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। बिना खर्ची पर्ची की अगर नौकरियां दे रही है तो भाजपा की सरकार दे रही है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। अब हरियाणा रुक नहीं रहा है। इनको लग रहा है सारे विपक्षी दलों को, अरे ये क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता के हितैषी काम करती जा रही है, अब कोई तो नया जुमला लेकर के आए, कोई तो नया इसलिए ये सब चीजें, अनगढ़ बातें सारे के सारे पार्टियों के प्रवक्ता यहां बैठकर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है नॉन स्टॉप हरियाणा, अब हरियाणा रुकेगा नहीं। उस मुहिम के तहत जितने भी है कि हरियाणवी के काम है वो सारे होते जा रहे हैं। इनको ये समस्या आ रही है कि अब हम मैनिफेस्टो क्या बनाए, हमारे तो मैनिफेस्टो में कोई बचा ही नहीं। 500 के सिलेंडर की बात करें तो खत्म, एमएसपी के लिए लोग कभी आज तक कह ही नहीं पाया कोई भी राजनीतिक दल। ये भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी की सरकार है हरियाणा के अंदर, जो पहला राज्य है जिसने कहा कि एमएसपी पर फसलें खरीदेंगे। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हरियाणा ठीक बात है, कहनी कथनी में राजनीति में कई बार फर्क हो ही जाता है। डॉक्टर साहब, विद्रोही साहब, डॉक्टर पंकज का कहना है कि भाई सरकार काम करती जा रही है, आप कह रहे हैं कि हमारे यहां लाइन बढ़ती जा रही है। अब लाइन बढ़ने के बीच में बीएसपी और इनेलो और साथ में जेजेपी, बाकी अन्य दल, खुद बीजेपी, वो कह रहे हैं उसी लाइन में टूट होगी, भितरघात होगी और हमारा फायदा होगा। ये रणनीति है उनकी या वाकई हकीकत है, सच्चाई है? अतुल जी, जो लोग दूसरे दल के उम्मीदवारों की भगदड़ की आशा में बैठे हो वो कहां खड़े हैं, मुझे कोई टिप्पणी करना। जहां तक पंकज जी की बात है, मुझे तो आज एक नया ज्ञान मिल गया पंकज जी से कि कैबिनेट भी कानून बनाती है।
कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में कानून पास कर दिया, कैबिनेट में बात पास कर दी। अरे आपने कानून कहा है, आप अपना खुद, अतुल जी आप इनको रिमाइंड करके याद दिला दें। और कैबिनेट में विद्रोही जी पास होने के बाद विधानसभा में जब पास हो जाएगा बन जाएगा। आपने जो कहा मैं वो कह रहा हूँ। अरे हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। तो पता मुझे नहीं मालूम था ना, बता दिया हमने आपको। मैं अज्ञानी कैबिनेट में बिल पास कर दिया एमएसपी पर, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर। मैं मान रहा हूँ। हाँ, बौखलाहट में ऐसी बातें होंगी। मैं मूर्ख हूँ, नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूँ मैं मूर्ख हूँ। अरे नहीं, आप विद्रोही हैं। आप नहीं, मैं ऐसे शब्दों का अपने लिए कोई इस्तेमाल न करें भाई। अगर व्यक्ति ज्ञानी है आप, सुनो ना सर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि गलती से निकल गया तो बात खत्म हो जाती है। पर हम मूर्ख हैं जब भी हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई कैबिनेट नहीं विधानसभा में कानून बनते हैं। अगर ये कहते कि गलती से मुंह से निकल गया बात वहीं खत्म हो जाती, पर ये तो हमको मूर्ख समझते हैं ना, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं अब मैं मूर्ख हूं। ठीक है, विषय पर आ जाइए। दूसरी बात अतुल जी, 15 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, विभिन्न चैनलों पे कहा करता था कि भाई अगस्त के लास्ट वीक में तक लग जाएगी। और चैनल के प्रवक्ता, पार्टियों के प्रवक्ता मुझे याद दिलाते थे सितंबर में लगे, मैं चुप हो जाता था। मैं कहता था कि ये चुनाव जुड़ा हुआ है 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर से, पर चलो हम चुप हो जाते थे, उनकी बात मान लेते थे। आज परिस्थितियां ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। अभी ये पोर्टल का कहा है इन्होंने कि हम रजिस्ट्रेशन कराओ खरीफ फसल का। जब तक लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। बजट कहाँ है, कहां से ये खरीद लेंगे? जुमला आज कहा इन्होंने कि भाई हम गरीब लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और उसके लिए पोर्टल खुला। आज पोर्टल खुलेगा, पोर्टल खुलने के बाद उनमें छांटे जाएंगे और छांटने के बाद वो गैस एजेंसियां जो है, गैस एजेंसी में जैसे भारत गैस है, इंडियन गैस है, उनके पास पैसा जमा कराएंगे, तब जाकर सब्सिडी मिलेगी। और 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, कहां है पैसा? तो चुनाव तक जुमला है या नहीं है? ये कह रहे हैं हम नौकरियां दे रहे हैं बिना पर्ची खर्ची। मैं पर्ची खर्ची पर बाद में आता हूं। आप कौन सी नौकरियां दे रहे हैं? हरियाणा कौशल विकास निगम की टेम्परेरी नौकरी, और उस टेम्परेरी नौकरी दे रहे हैं। और उसमें आपने कहा है कि हम गारंटी दे देंगे 58 साल की। अरे तुम्हारी गारंटी पे कुत्ते मूतते हैं, क्या है तुम्हारी गारंटी? तुम अध्यादेश लाओगे, कानून ये कहता है कि अध्यादेश 6 महीने बाद खत्म हो जाता है। अगली सरकार की स्वीट विल पर है कि वो उस अध्यादेश को कानून बनाए या ना बनाए। आप सेशन नहीं बुला रहे इसका, विधानसभा का क्यों नहीं बुला रहे? आप जानते हैं कि जब तक आप सेशन बुलाओगे तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये जुमले नहीं, ये लोगों की ठगाई नहीं तो क्या है? अगर आप ईमानदार होते, आप सच्चे होते, तो आप 9.5 साल तक चुप क्यों बैठे रहते? लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आप ये जुमले क्यों उछालते? आप कच्ची नौकरी वालों को क्या कहते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि हम पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी बनाकर आप पक्का करेंगे। आपने पॉलिसी तो नहीं बनाई, पर यह कहा कि 58 साल की नौकरी की गारंटी दे दो। मैं अतुल जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 2014 तक जितने भी कच्चे कर्मचारी किसी भी सरकार में लगे हों, चाहे मैं सरूस की बात कर रहा हूं, हरियाणा बना तब से लेकर अब तक, जब तक कांग्रेस की सरकार ने कच्चे कर्मचारी लगाए, लोक दल की सरकार ने कच्चे कर्मचारी लगाए, हबीबा की सरकार ने लगाए, जो भी सरकार आई उसने कभी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया। वो तो वैसे ही अघोषित रूप से काम करते रहते थे। ये तो 2014 के बाद भाजपा ने एक नया खेल शुरू किया था कि जो कांग्रेस के कच्चे कर्मचारी थे उनको हटाकर अपने लगाए हैं। आप ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जल्दी से काउंटर, फिर सिंह साहब के पास जाऊंगा। विद्रोही साहब ने बहुत सटीक बात कही है। उनका ये कहना है कि जो आप अभी घोषणाएं कर रहे हैं और उसके आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार बन जाएगी, वो सिर्फ जुमला है। कमाल की बात है अतुल जी। एक तो पहले बौखलाहट में कैसे शब्दों का प्रयोग आज विद्रोही जी कर रहे हैं, कमाल की बात है। मैं ऐसी अपेक्षा इनसे नहीं करता कि ये ऐसे शब्दों का प्रयोग टीवी चैनल पर बैठ के करेंगे कि कुत्ता मुंह, पता नहीं कैसी कैसी भाषा का प्रयोग आज विद्रोही जी ने चैनल पर बैठ के किया है। मैं खैर मेरे बड़े भाई हैं, अरे हरियाणवी देसी भाषा नहीं चलती, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं चलता। जिसने भी आपको सुना होगा उसने देखा होगा कि आज विद्रोही जी ने किन शब्दों का प्रयोग आज किया है। कोई बात नहीं है, कोई। और दूसरी बात अतुल जी, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम लोग घोषणाएं कर रहे हैं।
अरे आपके तो मैनिफेस्टो में थे, आप पर भरोसा कैसे करें? हम सरकार में रहते हुए बातें करते जा रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपके लिए ये सारी सौगात लेकर के आ रहे हैं, और इनके तो सिर्फ कागजों में है। ये कागज लेके घूम रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या 10 साल पहले जो इनके मैनिफेस्टो थे क्या पूरे कर दिए इन लोगों ने? आज भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जितने भी हरियाणियों के लिए काम होने चाहिए वो सारे करती जा रही है, और कैबिनेट के अंदर बैठ करके उन बिलों पर चर्चाएं कर रही है। तब इनको परेशानी हो रही है। मैं पहले वही कह रहा हूं बात को, इनको अपना मैनिफेस्टो बनाने में दिक्कतें आ जाएंगी सारी की सारी विपक्षी दलों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे काम कर डाले हैं, वो सारे काम कर रही है, क्योंकि काम करने की निरंतरता लगातार है, नीयत साफ है भारतीय जनता पार्टी की, हर एक हरियाणवी का वो सब काम करते जा रहे हैं। तो मैं एक बात बार बार अब मैंने दोहराना स्टार्ट कर दिया है कि कांग्रेस हो, जेजेपी हो, या फिर इनेलो हो, या बसपा गठबंधन हो, इन सब के पास जो मुद्दे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब इनको पता चल रहा है यार ये भारतीय जनता पार्टी है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, सारे काम करती जा रही है, ना तो हम ये कर पाएंगे ना हम वो कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो हर एक हरियाणवी को केंद्रित रखते हुए अपने दिमाग के अंदर उनका सब काम एक एक करके सब पूरे करती जा रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो हम पूरा कर देंगे? ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम बैठे बैठे ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, हाँ विद्रोही साहब काम कर रहे हैं। अतुल जी एक लाइन बोलिए विद्रोही साहब, आपको इतिहास में ले जाता हूं। 1987 में भी यही हुआ था। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कांग्रेस ने भजन लाल जी को हटाकर बंसीलाल जी को बनाया था, और जो चौधरी देवीलाल जी सार्वजनिक घोषणाएं करते थे बंसीलाल जी ने उन सबको लागू कर दिया। वो क्या 5 सीट आई थी उस समय कांग्रेस। ठीक है विद्रोही साहब, कई बार इतिहास बदल भी जाता है ना, और यह हो सकता है कि दोहरा भी जाए, वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। ओंकार सिंह साहब, अब यहां पर प्रश्न ये है कि कांग्रेस की टूट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि चुनावी रणनीति आपकी मजबूत है। उनके यहां कौन टूटेगा नहीं टूटेगा वो उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन जो बात आपने कही कि हम पिछली बार गच्चा खा गए थे गद्दारों की वजह से, अजय भाई ने उसका जवाब तो दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर गद्दारों से आप निपट लिया है आपने, तो क्या अब आपके पास कैंडिडेट की भरमार हो गई है? अतुल जी, पहले तो मैं अपने भाई वेद प्रकाश की तारीफ करूंगा, इनकी जवाब की तारीफ करूंगा। इन्होंने चौधरी देवीलाल जी के बाद की बात बता दी, लेकिन एक बात की ये गलती कर गए, इनकी तो 5 सीट आ गई थी कि बीजेपी जितनी मर्जी घोषणाएं लागू कर ले, इनकी 2 ही रहनी है। 2009 में 2 सीट थी इनकी, अब ये कह रहे हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। बहुत अच्छी बात है, सारी घोषणाएं लागू कर दो, लेकिन आपको लगभग 9 साल और 10 महीने हो गए, 2 महीने बकाए हैं। आज ही याद आया आपको? आज से पहले याद नहीं आई ये समस्याएं, आज से पहले जनता की बातें याद नहीं आई। आज ये कुछ कर लें, लेकिन जनता के दिमाग से उतर चुके हैं, और जब कोई नजरों से गिर जाता है, दिमाग से दिलों से उतर जाता है, फिर वो दोबारा सत्ता में नहीं आता। आज इनकी वही हालत है बीजेपी की, ये कितनी घोषणाएं कर लें। इन्होंने पिछले 10 साल जनता को जो तपाया है, जो दुख दिया है, जो जनता ने संताप झेला है, जो जनता परेशान हुई है, वो भूल नहीं पाएगी। किसान 13 महीने जो सड़कों पर बैठे हैं भूल नहीं पाएंगे। अब भी बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। अरे भाई पहले उनको तो मना लो। हर रोज इनका कोई ना कोई वर्ग नाराज होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर चलिए, सिंह साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। अजय भाई, जो बात ओंकार सिंह, 1 मिनट में पूरी करूंगा। हाँ बोलिए 1 मिनट में पूरी करूंगा। 1 मिनट बोलिए 1 मिनट। देखिए, हुड्डा साहब का शासन भूले नहीं है। उन्होंने जो रजिस्ट्रियां और मुख्तियारनामे गारंटी कानून कमेटी के कुछ नहीं किया। CLU बेचे थे, सेक्शन 4 और 6 लगाकर रिमूव कर गई थी। क्षेत्रवाद तक सीमित थे। एक रोहतक, झज्जर और भिवानी, इन 3 जिलों के CM थे वो। वहीं विकास हुआ, वहीं नौकरियां हुई, और बीजेपी ने तो नौकरियां दी नहीं। इन्होंने तो HKRN का नाम क्या, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, युवाओं को शोषित कर रहे हैं। ये तो बता दें HKRN में भर्ती का क्राइटेरिया क्या है, क्या पारदर्शिता है? बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या HKRN में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है? ये तो बता दें। नहीं सिंह साहब, वो तो ये बता देंगे या नहीं बता पाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन आपने जो बताया कि उनकी 2 सीटें आएंगी, आपकी कितनी आएंगी मैं ये पूछ रहा था।
सरकार बनाएंगे। अच्छा, सरकार बनाएंगे, पक्का सरकार बनाएंगे, देख लो। तब तो ठीक ठाक आ जाएंगे, बहुमत वाली आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है अजय भाई, सिंह साहब कह रहे हैं भाई सरकार बनाएंगे, बीजेपी 2 पर अटक जाएगी, कांग्रेस का पता नहीं क्या होगा, जेजेपी का कुछ है ही नहीं आता पता, वो सरकार बनाएंगे। बहुत किसी कवि का बहुत उम्दा शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर इश्तिहार लगा है सच बोलो। तो आप सिंह साहब की बात को ज्यादा तवज्जो ना दें, सिंह साहब को भी पता है कि होने वाला क्या है। दूसरा, आपका काम शेर और शायरी है, और दूसरा मुशायरे में बीच में इंटरप्ट ना करें। अरे जनता देखना चाहती है, पेट नहीं भरने वाला, आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मुझे अपनी बात रखें। मनोहर लाल खट्टर रहे, अब आप करो शेर और शायरी जी। दूसरा, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम किया तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्थापित की, और उनके जो सारे प्रवक्ता हैं उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वहां पर शब्दों की बाजीगरी की जाती है, और शब्दों की बाजीगरी के माध्यम से लोगों को फंसाया जाता है। अब ये जो तीसरी बात हरियाणा में एक नई चीज, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आज सुबह अखबार खोलते हैं तो नॉन स्टॉप हरियाणा। अभी मेरे साथी बैठ करके नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। मुझे कहते हुए दुख और पीड़ा का अनुभव होता है अतुल प्रताप जी कि आज हरियाणा प्रदेश बलात्कार के मामलों में हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। ये नॉन स्टॉप बलात्कार के मामलों में हरियाणा को इन्होंने नॉन स्टॉप बना दिया। 37% बेरोजगारी दर के साथ आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में हिंदुस्तान में पहले स्थान पर है, उसमें इन्होंने हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप बना दिया है। तीसरी बात अभी ये कह रहे थे, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द कोट करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल से होते हैं, खेत और खलिहान से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहता हूं कि वो सुने। आज भौगोलिक दृष्टि से छोटा होते हुए भी हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान को अनाज पैदा करने वाले अग्रणी राज्यों में से है। 75% आबादी आज हरियाणा प्रदेश की कृषि पर निर्वाह करती। और इन्होंने क्या किया कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, कापी और कलम और किताब पर 18% जीएसटी लगाया, और सोने पर 6% जीएसटी, हीरा के ऊपर 3% जीएसटी, सिर्फ इसलिए कि देश के ग्रामीण अंचल में, हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाला किसान का बेटा पढ़ लिख करके इस देश का भाग्य विधाता ना बन सके, इस देश का फैसला किसान का बेटा ना कर सके। और आज यहाँ बैठ करके किसान की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं। अगर डाटा की बात करने लगे तो समय कम पड़ जाएगा, और समूचा हरियाणा प्रदेश इस बात को जानता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, समय कम पड़ जाएगा। और जैसा आपने अजय भाई आपने कोट किया ना, वाजपेयी साहब को कोट किया, तो उससे मुझे एक चीज याद आई। वाजपेयी साहब का सदन के अंदर ही एक वक्तव्य भी था कि ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। लेकिन जिन्होंने हरियाणा को बलात्कार, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, उनके साथ 4.5 साल तक आप बैठे रहे चिपक कर कुर्सी पर। तब आपको वाजपेयी साहब याद नहीं आए? तब क्या बलात्कार के आंकड़े नहीं थे? तब क्या ये बेरोजगारी के, ये क्राइम के आंकड़े आपके पास नहीं थे? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जो अभी डाटा है आपके सामने, लगभग 4 महीने हुए चीफ मिनिस्टर को सत्ता संभाले, नायब सिंह सैनी को, और जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में हुए, चैलेंज करके रंगदारी के लिए सरेआम गोलियां मारी थी, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फांसी के एक। अच्छा, तो मतलब मैं इसको फिर पलट देता हूं। मैं ये मानता हूं कि जब से आप सत्ता से हटे हैं तब से क्राइम बढ़ गया। जब तक आप सत्ता में थे आप लोगों ने क्राइम कंट्रोल करके रखा था। बेरोजगारी में हरियाणा सबसे पीछे था, रोजगार के इतने अवसर थे, जाते ही आपके वो सारे अवसर खत्म हो गए, रंगदारी की प्रथा शुरू हो गई, क्राइम बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया। आप ये कह रहे हैं? आपके सामने आपके टीवी ने और आपके साथी एंकरों ने बार बार दिखाया कि हरियाणा प्रदेश में क्या हो रहा है रोजाना। अभी जो एनसीआरबी के डाटा आए थे उनके मुताबिक हरियाणा प्रदेश। ठीक है पंकज भाई ये तो चौतरफा हमला है। कांग्रेस से तो आपको लड़ना ही लड़ना है, मुख्य विपक्षी दल है, इनेलो और बसपा एक साथ गठबंधन में आ गए हैं, तो वहां पर दोहरी लड़ाई लड़नी है। और अब तो वो भी आप पर वही आरोप लगा रहा है, वो भी आंकड़ों के साथ, जिनके साथ सरकार में थे आप। देखिए अतुल जी, मेरे भाई ने, जेजेपी वाले प्रवक्ता ने ये तो बताया कि क्या हुआ। इनको ये याद नहीं कि हांसी वाले केस में एनकाउंटर भी हुए,
कैसे एनकाउंटर करके 3-3 लोगों को इसी सरकार ने मार गिराया है। खौफ है आज गुंडों के अंदर, बदमाशों के अंदर, गुंडा तत्व जितना भी है, उनको स्पष्ट हिदायत दे दी गई है कि हरियाणा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब ये सारी की सारी एंटी करप्शन ब्यूरो है, चाहे पुलिस है, सारे के सारे तैनात हैं और सारे एक मतलब जितना गुंडा तत्व है उसके लिए नायब सिंह सैनी जी ने भी कह दिया या तो हरियाणा छोड़ दे या गुंडागर्दी छोड़ दे। अब हरियाणा के अंदर इन सब चीजों का स्थान नहीं है। और बार बार आप जेजेपी के प्रवक्ता यहां बैठकर ज्ञान फैलने की कोशिश कर रहे हैं। 4.5 साल तक सब साथ थे। आज मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, मलाई खा रहे थे क्या? जब बड़े चुप बैठे थे। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो तब उंगली उठानी चाहिए। सरकार में मलाई मिलती है क्या? राजनीतिकरण करते हैं आप लोग यहाँ बैठकर। मलाई मिलती है क्या? प्रवक्ता यहाँ बैठ, अरे हमने तो अच्छे काम किए, लेकिन आप लोग आज राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार हर एक हरियाणा का चुनाव कर रही है, लेकिन ये अब नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे जेजेपी वाले कि हम लोग क्या करते थे। भारतीय जनता पार्टी जब काम कर रही थी तब अपनी शाबाशी लेने का काम कर रहे थे। ये नहीं चलेगा। जेजेपी के साथी को हरियाणा की जनता ने अभी अभी लोकसभा में इनको आईना दिखाया है कि किस तरह की राजनीति ये लोग करते थे, और इनेलो को भी आईना दिखाया कि किस तरह की राजनीति ये लोग करते थे। पिछले कितने दशकों से इनेलो को सरकार से बाहर रखा है, यही हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता बदली नहीं है ओंकार जी, वही है जिसके लिए आप लोग कसीदे पढ़ते हैं कि आज बसपा के साथ मिलकर हम ये कर देंगे, हम सरकार चला देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सबको लेने चाहिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये लड्डू का टेस्ट है, ये लेना चाहिए, लेना चाहिए। आप अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, बोलना चाहिए आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम आज हर एक हरियाणवी के कर रही है। आप लोग सोच भी नहीं सकते थे, आप लोग सपने में भी नहीं आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं, सपने में भी नहीं आता था कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। आगे बस इनको बोलने में दिक्कतें आ रही हैं। 1 मिनट के, ठीक है चौधरी साहब बोलिए। अतुल प्रताप जी, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हम हरियाणा प्रदेश में गुंडों के लिए स्थान नहीं है और हरियाणा प्रदेश में गुंडों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हरियाणा प्रदेश से गुंडों को, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा राजेश सरकारी जो हरियाणा प्रदेश का दानामंद गुंडा है, उसकी वाइफ आपकी पार्टी की प्रमुख है, जो आपके सीएम के साथ मंच साझा करता है। निकालिए पार्टी से हिम्मत है तो। आपके रमेश लुहार जो जाने माने गुंडे हैं रोहतक से, निकाल दे अपनी हिम्मत है तो पार्टी से। आप हरियाणा प्रदेश को गुंडों से मुक्त करेंगे? आपके पार्टी के नेता गुंडों के साथ मंच साझा करते हैं। बताइए डॉक्टर साहब। चौधरी साहब को बस बातें बोलने की आदत है, इसलिए बातें बोलते हैं, कभी शायरी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी ने जब एनकाउंटर किए तब आप लोग नहीं बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे एनकाउंटर करते थे, एनकाउंटर किए, विदेशों से गुंडों को पकड़ के लाया गया। जब जाकर आप लोग नहीं बोलते तब भी आपके मुंह में दही जम जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर एक हरियाणवी को सुरक्षा देती है और गुंडों को आज एनकाउंटर करके मारती है। उसके बावजूद आप लोग ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं। आप जो बात करते हैं, अरे आप जानते हैं, आप जानते हैं, हम कह रहे हैं एनकाउंटर करे थे। जब भी आप लोग विपक्ष में बैठ के बोले, आप बोलिए, जब हरियाणा सरकार एनकाउंटर करवा रही थी, पुलिस एनकाउंटर कर रही थी, जब भी आप लोगों की आवाज अलग तरीके से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आज हरियाणा के हर एक हरियाणवी जान रहा है, हर एक हरियाणवी जान रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा में सरकार हमारे हक के फैसले लेती जा रही है। आज हरियाणा की सरकार के बारे में हर एक हरियाणा, ठीक है विद्रोही साहब, वेद प्रकाश विद्रोही बोलेंगे। विद्रोही साहब देखिए, चर्चा में लब्बो-लुआब यही है कि हर पार्टी दावा कर रही है और दावा करने का उनके प्रवक्ताओं का अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है, लेकिन जो दावेदारों की संख्या है, क्या इससे कहीं टेंशन भी बढ़ रही है, चाहे वो आपकी हो या किसी और पार्टी की हो? ज्यादा संख्या टेंशन बढ़ानी? ऐसा है अतुल जी, जो दल जितना लोकप्रिय होगा और जिस दल में लोगों को ज्यादा जीत की संभावनाएं होंगी, उस दल में ज्यादा उम्मीदवार होंगे। ये हर दल के साथ हर राज्य में होता है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। मैं ताजा उदाहरण दूंगा, हरियाणा के 2 परसों के हैं। ये कह रहे हैं ना कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जींद जिले के अंदर नरवाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में 10 साल की बच्ची के साथ प्रिंसिपल ने रेप किया।
और उस प्रिंसिपल पर लगातार छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फरीदाबाद के अंदर परसों ही एक घर से 9 साल की बच्ची को उठाकर रेप किया। रेवाड़ी के अंदर कल मुख्यमंत्री थे, हमारे क्षेत्र में रेवाड़ी से 4 किलोमीटर दूर के गांव है फिदेड़ी, वहां का देवेंद्र सोनू सरपंच था। वो कथित गोरक्षक अपने आप को कहता था। गो तस्करों ने उस पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मुख्यमंत्री सांत्वना देने गए। कई दिन हो गए उस घटना को हुए, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कारियों को पकड़ने का किसका जवाबदेही है? गो तस्करों को पकड़ने की जवाबदेही किसकी है? आम लोगों की या सरकार की? अगर खाकी का इतना ही खौफ होता तो इनकी ही पार्टी के सदस्य हैं, वो इस तरह गोली मार देते। हरियाणा के अंदर सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम अपराधी बेखौफ चल रहे हैं और सरकार केवल जुमलेबाजी करते हैं। और मैं नहीं कह रहा, खुद इनके विधायक कहते हैं, इनका पूर्व गृह मंत्री कहता है। गृह मंत्रालय श्री नायब सिंह सैनी के पास है और जब से श्री नायब सिंह सैनी के पास गृह मंत्रालय हुआ है तब से हरियाणा में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। ये आंकड़े बता रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, घोषणाओं के सिवा उनको कोई काम नहीं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं। अरे आपका ही सांसद है गुड़गांव से राव इंद्रजीत, 350 करोड़ सफाई घोटाले का आरोप लगाया और आपकी पुलिस पर भी विश्वास नहीं कर रहा हो। वो कह रहा नहीं, हरियाणा की पुलिस पर विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ रेवाड़ी के अंदर रेवाड़ी आप मैथरन हुई, मैंने आज ही मुख्यमंत्री से पूछा है कि आप तो हमसे 10 साल का हिसाब देते हो, मुझे यही हिसाब दे दो। ये रेवाड़ी मैथरन किसने करवाई थी? प्रशासन ने करवाई थी, भाजपा ने करवाई थी, हरियाणा सरकार ने करवाई थी। ये पैसा कहां से आया? अगर भाजपा सरकार ठीक है, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप भी जाएंगे, सारी पार्टियां जाएंगी और सरकार में जो बैठे हैं उसका जवाब देंगे। समय की पाबंदी है, विद्रोही साहब रोक रहा हूं। ओंकार सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी से। अतुल जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जेजेपी वाले मलाई चाहते थे, इससे एक बात स्पष्ट होगी कि इनकी सरकार में मलाई बढ़ी है, इन्होंने भी खाई, उन्होंने भी खाई। दूसरी ये बात बार बार कह रहे थे, हमने इनकाउंटर किया, हमने इनकाउंटर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ कानून का राज है, जंगल का राज है। इनकाउंटर किस नियम और किस कानून की किस धारा के तहत तुम कर सकती हो? इनकाउंटर ऐसा नहीं होता। ये तो सरेआम ही कह रहे हैं, हमने इनकाउंटर किया, इसका मतलब जेल में से निकालो और इनकाउंटर कर दो। ये तो बहुत अजीब बात है। जब कमाल है ओंकार सिंह जी, मतलब आप गुंडा तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए आप हरियाणा में नहीं है अब, क्योंकि आपके समय पर गुंडा तत्व सबसे ज्यादा हावी था। रेहड़ी पटरी वालों को भी नहीं छोड़ा जाता था, रेहड़ी पटरी वालों को भी नहीं छोड़ा जाता था आपके समय पर, इसीलिए आप लोग आज भी सत्ता से बाहर है। ये तो बता दो, करते रहो, कौन से नियम करते रहिए, गुंडे बदमाशों को सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और ऐसे ही सत्ता से बाहर रहेंगे। ये तो जंगल राज बना रखा है। देखिए अतुल जी खुद मान गए कि हरियाणा में जंगल राज है। इनसे तो पूछ लो आईपीसी की किस धारा के तहत ये इनकाउंटर कर सकते हैं। ये तो सरेआम जनता को बता रहे हैं हम गुंडे हैं, ये सरेआम बता रहे हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल की सरकार, कमाल की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं ओंकार सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट में चली जाए तो इनको बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अजय चौधरी जल्दी से फाइनल कमेंट। चौधरी साहब भाई, आपकी रणनीति क्या है? सबकी रणनीति पर हमने चर्चा कर ली, दावेदारों को लेकर रणनीति आपकी क्या है? सभी जिला प्रधान अभी 7-8 दिन पहले 22 के 22 जिलों में जिला प्रधान नियुक्त किए गए हैं। अभी 2 दिन पहले 79 हल्का प्रधान नियुक्त किए गए हैं। लगातार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय सज्जन चौटाला जी वर्करों के साथ मीटिंग करके उनसे राय शुमारी करके और विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ने वाले साथियों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक बात है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, कामकाज के आधार पर आपको लगता है कि जीत मिल जाएगी आपको? 100% अतुल जी, जिस तरीके से हर एक हरियाणवी के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, हर एक हरियाणवी के लिए काम किया जा रहा है, हर एक हरियाणवी ने सरकार इसीलिए बनाई थी कि हमारे हितों की रक्षा हो, हमारे हितों के लिए कार्य सरकार करती चली जाए। आज उन्हीं पर आमदा होकर के नायब सिंह सैनी की सरकार, ठीक है, मान लिया जो सत्ता में बैठे हैं उनको अपने काम पर भरोसा है। उनका कहना है कि उनका काम, उनकी नई घोषणाएं, उसके आधार पर जनता उन पर भरोसा करेगी। लेकिन विपक्ष
अपनी खेमेबंदी अलग तरीके से कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज बन्नीवाल आपका, विद्रोही साहब आपका, चौधरी साहब आपका, ओंकार जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बयानबाजी और भितरघात, ये दो चीजें चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जब तैयारियां मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। और उस बीच में जो दावेदारों की फहरिस्त है, कहीं कम और कहीं ज्यादा है, लड़ाई इसी बात की है। राम राम।